नमस्कार बच्चों, हम आ चुके हैं माइक्रो एजुकेशन क्लासेस के एक और नए और बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। ठीक है, पहला चैप्टर अपन ने पिछली वीडियो में ख़त्म कर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी आज अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार व लवण। ठीक है, अपन इसको भी 2 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा अम्ल क्षार का और दूसरा पार्ट होगा लवण का। ठीक है, तो आज अपन को अम्ल और क्षार पढ़ने। ठीक है, अम्ल क्षार होते क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। अपन बचपन से पढ़ते आ रहे साइंस, बचपन से तो क्या 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे साइंस। ठीक है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं अपन को पढ़ते पढ़ते हो गए हैं। ठीक है, तो देखो भाई 8th क्लास 7th क्लास 6th क्लास इन सब के अंदर अपन ने अम्ल क्षार नाम सुने हैं, थोड़े बहुत किसी को याद भी होंगे। ठीक है, आज अपन इनको पूरा समझ लेंगे कि भाई होते क्या है क्या नहीं होते हैं। तो अम्ल और क्षार होते क्या है। सबसे पहले अम्ल, जितना तुमको पता है भाई, अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये सबको पता है। एक नई चीज जो बताने जा रहा हूँ वो ये है, और जो तुम्हारे पूरे चैप्टर में काम आएगी, वो सबसे बढ़िया बात ये है कि भाई अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और क्षार जो है जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है, इनके अंतर लिख रहे, परीक्षा में क्वेश्चन आता है, पिछले साल भी आया था 2022 वाले पेपर में, कि अम्ल और क्षार में अंतर बताओ उसके स्वाद के अनुसार। तो ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन आता है अम्ल और क्षार में अंतर बताओ, तो सीधा सीधा तुमको ये लिखना है, इधर लिखना है अम्ल और इधर लिखना है क्षार। ठीक है, तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन लिख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। बाकी तुमको आता ही है, वो तुम लिख देना। पूरे चैप्टर में अपन कराते कराते चलेंगे, सब कुछ छाट के और लिख देना। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो है स्वाद में कैसे होते हैं भाई। अगर अपन स्वाद की बात करें तो स्वाद जो अम्ल में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे। आप सभी ने इमली खाई है, अंगूर खाए हैं, केरी खाई है, ये सारे क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और सारे क्या कहलाते हैं, अम्ल। ठीक है, उसी प्रकार अपन बात करें क्षारों की, तो क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे। ठीक है, तो देखो लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती कि अम्ल स्वाद में खट्टे हो गए और क्षार स्वाद में कड़वे हो गए। जितने भी अम्ल है सारे खट्टे नहीं होते, जितने भी क्षार है सारे कड़वे नहीं होते। इसलिए इनका एक और गुण दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई, दूसरा जो गुण है वो है कि इनको जब अपन किसके अंदर डालते हैं, जल के अंदर डालते हैं। ठीक है, किसके, कहाँ पे लेके जाते हैं, इनको नहलाने के लिए लेके जाते हैं ना, तो नहलाएंगे तो जल डालेंगे इनको ऊपर, और जैसे अपन अम्ल के ऊपर क्या डालेंगे, जल। मतलब क्या हुआ भाई, कोई भी अम्ल हुआ, ये अपना अम्ल है, और जल के साथ में मिलके, किसके साथ में मिलके, ये मिला दिया अपन ने जल के साथ में, तो हमेशा अपने को क्या देता है, H+ आयन देता है। ये बात याद रखनी है। और जैसे अपन क्षार को नहलाएंगे, ये अपन ने नहलाया क्षार को, ये अपना क्षार है, इसको भी किसके अंदर डाल दिया अपन ने, जल के अंदर, और जल के अंदर डालते अपने को कौन सा आयन देगा, OH- आयन देगा। ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक है, ये अपने 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है, इनको मतलब अपन अम्ल और क्षार जो भी बताते हैं ना, इनकी जो सूचना अपन को देते हैं वो होते हैं सूचक। क्या होते हैं, सूचक। जैसे किसी भी चीज की सूचना कौन देते हैं भाई, सूचक देते हैं। तो उसी प्रकार अम्ल और क्षारक की सूचना भी कौन देंगे, सूचक देंगे। और अपन यही पढ़ेंगे कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सूचक होते हैं। ठीक है भाई, अम्ल और क्षार का पता बताने के लिए अगली जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है वो होती है सूचक। किसकी बात करेंगे, सूचक की। सूचक होते क्या है, ठीक है, जो अपन को यह सूचना दे, क्या दे, यह सूचना दे कि दिया गया जो विलयन है वो अम्ल है, क्षार है या उदासीन है। अगर इन तीनों की जानकारी कोई भी पदार्थ दे रहा है अपन को, तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, सूचक बोलेंगे। इतना ज़्यादा मैं तुमको बता नहीं रहा, क्योंकि परीक्षा में आने के बहुत कम चांस होते हैं। जो होगा चांस वो मैं तुमको अलग से बता दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन सूचक के प्रकार। क्या देखेंगे अपन, सूचक के प्रकार। तो सूचक जो होते हैं वो होते हैं अपने 3 प्रकार के। पहला जो सूचक का प्रकार होता है उसको अपन बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। दूसरा होता है अपना मानव निर्मित, जिसको अपन कृत्रिम बोलते हैं। ठीक है, मानव निर्मित, कृत्रिम सूचक। और एक और होता है इसका नाम संश्लेषित सूचक। ठीक है, तीनों एक ही नाम होते हैं, कृत्रिम, मानव निर्मित और संश्लेषित, तीनों एक ही नाम है। एक होता है अपना प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, और तीसरा होता है गंधीय सूचक। क्या होता है, गंधीय सूचक। ठीक है, देखो
सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की। ऐसे सूचक जो अपन को कहाँ से प्राप्त हो, प्रकृति से प्राप्त हो, या फिर ऐसे प्राकृतिक सूचक जो अपन को ये जानकारी दे कि दिया गया विलयन अम्ल है, क्षार है या उदासीन। वो कौन कौन से होते हैं भाई? सबसे पहले जो अपन बात करते हैं, सबसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लिटमस पत्र। ये आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा ही होगा। क्या नाम है इसका? लिटमस पत्र। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है कि लिटमस पत्र होता है क्या भाई? लिटमस पत्र क्या होता है? एक लीचेन या लाइकेन नाम का पौधा होता है जिससे अपन जिसकी छाल से अपन क्या बनाते हैं? ये लिटमस पत्र बनाते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक सूचक है उसका नाम क्या है? लिटमस पत्र, जो अपने लिए बहुत काम का है। ठीक है, और लिटमस पत्र जो होता है भाई, अगर अपन इसको क्या कर देंगे, अपन क्या करेंगे, अगर अम्लीय कोई विलयन लेंगे, क्या लेंगे? अम्ल का अगर विलयन लिया अपन ने और किसके ऊपर डालेंगे? लिटमस पत्र के ऊपर डालेंगे, तो क्या करेगा भाई? ये नीले से कैसा कर देगा? उसको लाल कर देगा। कैसा कर देगा? नीले से लाल कर देगा। ठीक है, बात तुमको याद रखनी है कि अपन क्या करेंगे, अम्ल के साथ में अगर किसको अम्ल का विलयन किसके ऊपर डालेंगे? लिटमस पत्र के ऊपर डालेंगे, तो वो नीले रंग को कैसा कर देगा? लाल कर देगा। और यहाँ से एक ट्रिक भी है अपने पास, अगर इसको तुम याद रखना चाहो। वैसे तो आसान ही बात है, इतना ट्रिक से ट्रिक बताने की इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी अगर तुम याद रखना चाहो तो क्या है? अनील। अनील से तुम याद रख सकते हो अम्ल, और नीले को क्या कर देगा? लाल कर देगा। और वही अगर अपन क्या मिलाए इसके अंदर? क्षार मिलाए। क्या मिलाए? क्षार। ये अपन ने मिला दिया क्षार। क्षार का विलयन किसके ऊपर डालेंगे? लिटमस पत्र के ऊपर डालेंगे, तो जस्ट इसका क्या करेगा? उल्टा करेगा। तो ये लाल को कैसा कर देगा? नीला कर देगा भाई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं मेरे को जहां तक लगता है। ठीक है, लिटमस पत्र ही पूछते हैं, दूसरा कोई पूछते नहीं है अगर प्राकृतिक सूचक पूछेंगे तो। ठीक है, अगला जो प्राकृतिक सूचक होता है वो होता है अपने पास हल्दी। ठीक है, हल्दी। और हल्दी तुम सबको पता ही है भाई, तुम सब खाना वाना खाते हो और खाने के अंदर, सब्जी के अंदर क्या होती है? हल्दी होती है। और हल्दी जैसे ही अपने कपड़ों के ऊपर लग जाती है, तो जब अपन कपड़े धोते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? कपड़े धोते हैं ना, तो अपन क्षार से ही धोते हैं। अगर अपन अम्ल लगाएंगे ना उसके ऊपर, तो अम्ल से तो कोई भी क्या नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। अम्ल किसके ऊपर हल्दी को होगा। हल्दी के ऊपर अपन क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जब अपन क्या करेंगे? क्षार डालेंगे किसके ऊपर? हल्दी के ऊपर, तो हल्दी का रंग कैसा हो जाता है भाई? लाल लाल हो जाता है। तुमने देखा होगा जब तुम कपड़े धोते हो, किसी व्हाइट कपड़े के ऊपर हल्दी लग जाती है, तो जैसे ही अपन उसको सरफ वरफ डाल के या साबुन डाल के अगर उसको रगड़ते हैं, तो वो कैसा हो जाता है? लाल लाल कलर का धब्बा हो जाता है, जो पीला कलर का धब्बा होता है। और वो किसके कारण होता है? क्षार के कारण। क्षार अगर अपन क्या डालेंगे? क्षार डालेंगे हल्दी के ऊपर, तो अपना जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? लाल कलर का हो जाएगा। ये बात तुमको याद रखनी है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, तुमको इससे बाहर कोई जाने वाला है नहीं। ठीक है, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कृत्रिम सूचक। ठीक है, और कृत्रिम सूचक से हर बार क्वेश्चन बनते तो नहीं है, लेकिन कभी कभी बनते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बनते हैं। ठीक है, केवल एक ही क्वेश्चन आता है इनमें से कि कोई दो कृत्रिम सूचकों के नाम बता दो, या कोई एक पूछ लेगा तुमसे, तो याद दोनों रखने हैं। पहला क्या है भाई? अगर पहले की बात करें अपन तो फिनोफेथेलिन। क्या नाम है? फिनोफेथेलिन। और दूसरे की अपन बात करें तो दूसरा है अपना मेथिल ऑरेंज। क्या नाम है? मेथिल ऑरेंज। ठीक है, दोनों को याद रखना है तुमको। फेथेलिन के अंदर अपन क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे, तो अम्ल के साथ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं। लेकिन जैसे ही अपन किसको मिला देंगे? क्षार को मिला देंगे, और क्षार को मिलाते ही एक गाना अपन को याद आ जाता है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। तो जैसे ही फिनोफेथेलिन में क्या डालते अपन? क्षार को डालते, तो क्षार के कौन सा गाना गाता है? गुलाबी आंखों वाला। ठीक है, तो तुमको याद रखना है, फिनोफेथेलिन में अपन क्षार को मिलाते तो कौन सा रंग आ जाता है? गुलाबी रंग आ जाता है। आगे देखो, उसके आगे वाला है मेथिल ऑरेंज। ये भी तुमको याद रखना है कि जैसे अपन अम्ल को डालेंगे तो कैसा हो जाएगा भाई? लाल हो जाएगा, और जैसे अपन क्षार को डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक है, तो अम्ल क्षार के साथ मिलके मेथिल ऑरेंज कैसा हो जाता है? गुस्से में लाल पीला हो जाता है। तुमको याद रखना है। ठीक है, बहुत आसान, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो
प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्र अम्ल के साथ नीला से कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। क्षार कैसा होता है भाई, लाल से नीला हो जाता है। फिर हल्दी जैसे ही मिलाते हैं तो अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि क्षार मिलाने पर कैसा कलर आ जाता है, लाल कलर आ जाता है। ठीक है, फिर अगला है फिनोफेथलीन जो कृत्रिम सूचक है। तुमको याद रखना कृत्रिम सूचक से क्वेश्चन आता है कि कोई भी दो कृत्रिम सूचकों के नाम लिखो या कोई एक कृत्रिम सूचक का नाम लिखो, परीक्षा में आता है सीधा सीधा। तो फिनोफेथलीन अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं करता, जैसे अपन क्षार मिलाते तो गुलाबी रंग का हो जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल कलर का और क्षार के साथ कैसे कलर का हो जाता है, पीला कलर का हो जाता है। ठीक है, अगली याद रखने की जो बात है वो है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक की केवल और केवल परिभाषा याद रखनी है। परिभाषा भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि परीक्षा में आती नहीं है। इसके एग्जाम्पल तुम याद रख सकते हो। एक तो है प्लांक ऑयल जिसको अपन बोलते हैं लौंग का तेल, लौंग का तेल। उसके अलावा एक होता है प्याज, एक है लाल पत्ता गोभी। तो ये कुछ सूचकों के एग्जाम्पल हैं जो तुमको याद रखने हैं। अगर गंधीय सूचक की अपन परिभाषा दें तो इस प्रकार से होगी भाई कि कोई भी पदार्थ अपनी गंध में परिवर्तन करके अपन को ये सूचना देता है कि दिया गया जो विलयन है वो अम्ल है, क्षार है या उदासीन है। ठीक है, देखो बच्चों अपन ने सूचक पढ़ लिए हैं, अम्ल क्षार के कुछ अपन ने गुण पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्या है भाई, अम्ल क्षार के रासायनिक गुण। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के बहुत सारे आते हैं। ठीक है, देखो अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों से अपन क्या समझते हैं, दो प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक। ठीक है, अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर बता ही दिया है, वहां से जाके तुम चेक कर लेना। ठीक है, देखो रासायनिक गुण की बात करते हैं अपन। रासायनिक गुण क्या होता है, पूरे संगठन के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और वही अपन इधर पढ़ने वाले। देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं, अम्ल क्षार की, और उनके क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अम्लों की अभिक्रिया। अपन यहाँ पे अभिक्रिया ही देखेंगे कि अम्ल की अभिक्रिया, क्षार की अभिक्रिया, अलग अलग चीजों से कराने पर अपन को क्या क्या प्राप्त होता है। बहुत यहाँ से अपन ये सीखेंगे कि अभिक्रिया होती कैसे है कंप्लीट। ठीक है, देखो सबसे पहला जो अपन देखने वाले हैं वो है कि अपन क्या करें, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराएं, धातु के साथ। किसके साथ करा रहे अपन, धातु के साथ। और जैसे अपन अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते तो अपन को क्या प्राप्त होता है, एक तो प्राप्त होता है लवण, और जो याद रखने की बात है वो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन गैस, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, लवण अपने आप बन के प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तुमको ये याद रखना है कि जब भी अपन अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस अपन को प्राप्त होती है। और इसका सबसे मोस्ट और शानदार परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है कि अपन क्या करें, एक तो ले ले HCl, किसको ले ले, HCl को, और इसके साथ में ले ले अपन जिंक। और जब अपन क्या करेंगे, HCl की अभिक्रिया जिंक के साथ कराएंगे तो एक तो अपन को क्या निकालनी है भाई, जिंक क्या होता है, ये धातु है, ये क्या है अपना अम्ल है। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो अपन ने H2 तो निकाल दिया। यहाँ से देखो H2 ये निकल चुका है बाहर, H2 यहाँ से निकल जाएगा बाहर, तो अपने क्या बचेगा, एक तो बचेगा Cl और एक बचेगा जिंक। जो प्लस का होता है वो आगे आता है, तो ये अपन ने प्लस का आगे लगा दिया है जिंक, और Cl किसका है, माइनस का, तो वो पीछे आता है। और इन जब अपन सूत्र बनाते हैं क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, लेकिन जिंक की संयोजकता कितनी होती है, 2, तो अपना सूत्र क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। ठीक है, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हर बार पूछा जाता है, अलग अलग अम्लों के साथ पूछ लेते हैं, और जिंक को जरूर साथ में रखते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। जो पिछले साल आया था 2022 में, वो भी ले लेते हैं एक बार। ये आया था एक एबीसीडी के अंदर आया था, जिसके अंदर बोला गया था, ऐसा एक फ्लास्क दे रखा था, और इसके अंदर अपन ने क्या डाल दिए, जिंक के दाने डाल दिए, और ऊपर से अपन ने क्या मिला दिया, H2SO4 अम्ल मिला दिया। ठीक है, तो अपन को पूछा था कि गैस कौन सी प्राप्त होगी, क्या पूछा था, गैस कौन सी प्राप्त होगी। तो कौन सी गैस प्राप्त होती है भाई, देखो इधर डाल दिया अपन ने जिंक, इसकी रिएक्शन अगर लिखे, अभिक्रिया लिखे तो कैसी होगी भाई, जिंक अपन ने इधर डाल दिया है, और क्या लिया है साथ में H2SO4। तो H2SO4 कौन सा अम्ल होता है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सबको पता है। तो जिंक की अभिक्रिया, सॉरी धातु की अभिक्रिया अपन अम्ल के साथ में कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये क्या है भाई, जिंक और सल्फेट, हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल जाएगी, जिंक और सल्फेट बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ZnSO4।
4, क्योंकि सल्फेट की भी संयोजकता 2 है, जिंक की भी संयोजकता 2 है, तो दो आपस में कट के जिंक सल्फेट अपन को प्राप्त हो जाता है। गैस पूछी थी अपन को तो हाइड्रोजन गैस अपन बता देंगे। ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है कि भाई धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो कौन सी गैस अपन को प्राप्त होती है, तो याद रखना है तुमको कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या करें, अगर क्षार की अभिक्रिया किससे कराएं, धातु से कराएं, तो अपना ये सेकंड एक चीज जो है वो है क्षार, और इसकी अभिक्रिया किससे करा देते हैं अपन, धातु से करा देते। ये अपन ने क्षार की अभिक्रिया धातु से कराई। ठीक है, क्षार की अभिक्रिया धातु से कराने पर अपन को क्या प्राप्त होती है, सेम चीज प्राप्त होती है, कोई भी अलग नहीं प्राप्त होता, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या बनेगा, लवण बनेगा। बिल्कुल आसान है, कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया किससे कराए अपन, धातु से कराए, तो गैस कौन सी प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बिल्कुल आसान है। एग्जाम्पल जो परीक्षा में पूछे जाने लायक है, एक ही एग्जाम्पल है तुम्हारी किताब में, और तुम्हारी किताब से बाहर एक भी एग्जाम्पल नहीं आने वाला। ठीक है, कौन सा है वो करा देता हूँ। क्षार क्या ले रखा है किताब वालों ने, NaOH ले रखा है, और धातु जो ले रखी है वो ले रखी है जिंक। ठीक है देखो क्या होगा भाई, अपन को क्या निकालनी है, H2 गैस निकालनी है, तो ये निकाल दी अपन ने H2 गैस। लवण क्या बनेगा, देखो जिंक है अपने पास, H2 तो अपन ने निकाल दिया है, NaO बचा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सोडियम को लेंगे, सोडियम, उसके बाद में 2 लग जाएगा, जिंक, और ऑक्सीजन का 2। इसका नाम मोस्ट इंपोर्टेंट होता है भाई, परीक्षा में आ सकता है, परीक्षा में आया भी है। ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, तुमको याद रखना इसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये दो कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल थे जो अपन ने कर लिए हैं। देखो भाई, अगला जो है अपन ने पहला क्या देखा, अपन ने अम्ल और क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ। अगली जो बात है वो है अपना नंबर 3। अपन क्या करेंगे, धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट। किसको ले रहे हैं अपन, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। ठीक है, इनकी अभिक्रिया किससे करेंगे अपन, अम्ल या क्षार से। और जब दोनों की ही अभिक्रिया अम्ल और क्षार से होती है तो अपन को हमेशा ध्यान रखना है, एक जो चीज़ प्राप्त होती है वो होती है लवण। लवण तो हर जगह ही अपने पास है, और साथ में प्राप्त होगा CO2, और एक और चीज जो प्राप्त होगी वो होता है जल। तुमको याद रखना है भाई। ठीक है, CO2 और जल पहले निकाल देने, जो भी बचा हुआ होगा वो लवण अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं जो परीक्षा में आ सकता है, याद भी रखना भाई, आगे अपने काम आएगा। ठीक है, एक होता है भाई सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कौन है, धातु का कार्बोनेट, सबको पता है। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया क्या कराते हैं अपन, देखो कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, और धातु कोई भी हो सकता है, तो इधर सोडियम अपन ने धातु ले लिया, धातु कार्बोनेट के साथ में जुड़ के क्या बनाते हैं, धातु कार्बोनेट बनाते हैं। और वही धातु अगर किसके साथ मिल जाए, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को अपन हाइड्रोकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसकी संयोजकता -2 होती है, इसकी संयोजकता -1 होती है। ठीक है, बाइकार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट एक ही बात है। ठीक है, देखो सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या मिला रहे हैं अपन, अम्ल या क्षार मिला रहे हैं, तो अम्ल क्या, पहले अम्ल के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ये ले लिया अपन ने HCl। ठीक है, तो अपन जैसे क्या करेंगे, अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा भाई, देखो सोडियम कार्बोनेट, अपन को पहले निकालना क्या है, जल और CO2 निकालना है। तो जल और CO2 कहाँ से निकलेगा, देख लो भाई, ये H है और ये CO3 है, यहाँ से कौन निकल जाएगा, जल और CO2 निकल जाएगा। देखो ये अपना CO2 निकल गया प्लस, और ये अपना जल निकल गया। ठीक है, पीछे क्या बचा है, Na और Cl, तो NaCl यहाँ पे क्या बना लेगा, यौगिक बना लेगा। और NaCl को अपन क्या बोलते हैं भाई, साधारण नमक बोलते हैं। ठीक है, इसका अगला एग्जाम्पल की बात करें तो भाई सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं बाइकार्बोनेट वाला। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसी को अपन बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन HCl से ही करा देते हैं, फिर से कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखो पहले फिर से वही बात है, कोई अलग सा नहीं करना अपन को, बिल्कुल सेम टू सेम चीज करनी है। ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोकार्बोनेट है, ये सारे मिलके क्या बना लेंगे, एक तो बना लेंगे जल, एक तो बना लेंगे अपना जल, और एक क्या बना लेंगे, CO2 बना लेंगे बस। और पीछे बचे हुए सारे क्या बना लेंगे, लवण बना लेंगे। बिल्कुल आसान है भाई, NaCl बना लिया। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। आगे देखो, अगली जो बात करनी है अपन को, वही अगर धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करे,
क्षार के साथ नहीं, अच्छा सेम ही चीज प्राप्त होती है इनके अंदर, ठीक है, अम्ल और क्षार के साथ। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल होता है जो तुम्हारी परीक्षा में आने के पूरे चांस होते हैं, वो करा देता हूं तुमको, ठीक है। देखो आगे अपन को यहाँ से अभिक्रिया के अंदर जो CO2 प्राप्त होती है, उस CO2 का अपन कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखो तुमको पता है एक रिएक्शन, तुमको पता है अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, अपन क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसकी अभिक्रिया अपन किससे कराते हैं, CO2 से, ठीक है, किससे कराते हैं, CO2 से। तो अपन को क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में अपन को क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ये सबको पता है, ठीक है, बिल्कुल अपन ने फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। देखो जब अपन और लेकिन अपन क्या करें फिर, इस CaCO3 के अंदर क्या कर दे, और किसको मिला दे, CO2 को आधिक्य के अंदर प्रोवाइड कर दे। जैसे देखो आधिक्य का मतलब क्या है, अपन ने यहाँ पे तो CO2 डाला था, इसके अलावा एक बार और CO2 इसके अंदर और प्रवाहित करा दे। जैसे देखो इसका ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है इसका कि जब अपन चूने के पानी के अंदर किसको मिला दे, CO2 को मिला दे, तो चूने का क्या होता है, ठीक है। तो जब अपन क्या करें, CaOH, यही है भाई चूने का पानी, ठीक है, इसके अंदर अपन किसको मिला देते हैं, CO2 को, तो जो चूने का पानी होता है वो कैसा हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। और अगर अपन अधिक मात्रा के अंदर CO2 को प्रवाहित करा दे तो ये CaOH होल ट्वाइस है। अपन क्या करें भाई, जब ये CaOH होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर CO2 को प्रवाहित कराते तो अपना जो चूने का पानी होता है वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। और इस चूने के दूधिया पानी के अंदर अगर अपन और CO2 को ऐड करते, देखो अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, CaCO3 और H2O प्राप्त हो रहा है। तो ये CaCO3 प्लस H2O प्राप्त हो रहा है। इसके साथ में अगर अपन और CO2 को ऐड कर दें, मतलब CO2 को अपन ने अधिक मात्रा के अंदर प्रवाहित करा दिया और CO2 को अधिक मात्रा में प्रवाहित करा देते हैं ना अपन, तो अपन को एक जो नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो उत्पाद प्राप्त होता है, उसका नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। ये रिएक्शन भी परीक्षा में आने के चांस होते हैं, इतने ज्यादा नहीं है लेकिन चांस है, तो तुमको देख के जाना एक बार। अपन ने अम्ल क्षार की अभिक्रिया किस किस के साथ करा ली, अपन ने धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ करा ली, धातु के साथ में करा ली। अगली जो रिएक्शन करानी इस बार अपन क्या करेंगे, अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया करा देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, देखो 4 नंबर अपन करने जा रहे हैं, वो है अम्ल प्लस क्षार। क्या करेंगे, अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करा देंगे। और जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, कौन कर रहे हैं भाई, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अपन को एक तो लवण ही प्राप्त होना है, इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, साथ में अपन को क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके भी बढ़िया से, ठीक है। देखो पहला अगर एग्जाम्पल देखिए इसका, परीक्षा में आने लायक है, जो HCl और क्षार होता है NaOH, ठीक है। जब अपन HCl की अभिक्रिया किससे कराते हैं, NaOH से कराते हैं, तो अपन को देखो भाई सबसे पहले जल निकालना है, तो H2O निकाल देते हैं। अब यहाँ से भी तो निकालना पड़ेगा अपन को, तो यहाँ पे भी तुमको बता देता हूँ, देखो OH ये रहा और H ये रहा, तो यहाँ से ये दोनों चल जाएंगे और ये दोनों एक साथ रिएक्शन कर लेंगे। तो अभिक्रिया क्या प्राप्त होगी अपन को, H2O तो बाहर निकल गया, बचा हुआ क्या रहा, NaCl अपन को प्राप्त हो गया, ठीक है। और NaCl का नाम सबको पता ही है, क्या होता है, साधारण नमक होता है, ठीक है। तो ये एक अभिक्रिया है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आसान है। फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से तुमको समझ में आ गया है, ठीक है। देखो आगे अगली जो अभिक्रिया करनी है अपन को, वो है भाई धातु के ऑक्साइड। तो पहले अपन ये समझ लेते हैं धातु के ऑक्साइड होते क्या हैं, उसके बाद में अपन देखते हैं आगे की चीज़, ठीक है। तो अगली 5 नंबर की जो रिएक्शंस है अपनी, वो है धात्विक या धात्विक ऑक्साइड। क्या नाम है, धात्विक ऑक्साइड। और एक और नाम आता है जिसका नाम होता है अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। देखो अगर अपन क्या करें, ऑक्सीजन की अभिक्रिया धातु के साथ करा दे तो अपन को धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएंगे, और अधातु की रिएक्शन किसके साथ करा दे, धातु के साथ ऑक्सीजन के साथ करा दे तो अपन को अधात्विक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएंगे। देखो कैसे कराएंगे भाई, देखो सबसे पहले अपन धातु की अभिक्रिया कराते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। तो सबसे पहले मैग्नीशियम क्या है भाई, धातु है, और इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा देंगे तो अपन को MgO प्राप्त हो जाएगा। ये अपन ने संतुलित कर दिया रिएक्शन को, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले अपन, तो ये सोडियम है अपना, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो Na2O अपन को प्राप्त हो जाएगा। ये अपन ने संतुलित कर दिया है, ये कर दिया है, ठीक है। ये अपन ने संतुलित कर दिया है रिएक्शन को, ठीक है। आगे देखो
अपन अधात्विक ऑक्साइड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। आगे देखो भाई, अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं। जैसे अपन क्या करें, ये अपना अधातु ले लेते हैं एक सल्फर, और इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से, तो अपन को सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से, तो अपन को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो ये कुछ अधात्विक ऑक्साइड है, ये कुछ धात्विक ऑक्साइड है। यहाँ से जो अपन को इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है भाई, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो क्या है, वो है अपने कि जो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, क्या याद रखना है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति। क्या याद रखना है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है भाई, देखो धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो होती है अपने क्षारीय, क्या होती है, क्षारीय। और वही अगर अपन अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति की बात करें तो वो कौन सी होती है, अम्लीय। तो जितने भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। बात याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10th के अलावा भी बहुत जगह काम आता है, ठीक है। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। अब देखते हैं इनकी रिएक्शंस किस प्रकार से होती है। अपन क्या करें भाई कि अगर अपन धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ या धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार के साथ करते तो अपन को क्या प्राप्त होता है। देखो अपन ले लेते हैं पहले अम्ल और उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, धात्विक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। ये करा दिया अपन ने धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया, और उसके अलावा अपन क्षार के साथ भी कराएंगे किसकी, धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब तुम सबको पता ही है भाई कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। कैसी होती है, क्षारीय। तो देखो भाई ये अपने क्षार है, ये अपने अम्ल है, जब दोनों की अभिक्रिया एक साथ होती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है भाई, जब अम्ल और क्षार आपस के अंदर एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं तो उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये भी तुमको याद रखना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया तुमको याद रखना, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। क्या करते हैं भाई अपन, अगर अपन क्या करें, अम्ल और क्षार की आपस के अंदर रिएक्शन करा दे या अभिक्रिया करा दे तो उससे अपन को क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो इधर भी अपन क्या करा रहे हैं, ये रहा अम्ल और ये रहा क्षार, ठीक है। और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया अपन आपस में करा देंगे तो अपन को क्या क्या प्राप्त होगा भाई, एक तो प्राप्त होगा लवण, उसके साथ में क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। आगे देखो अगली अभिक्रिया अपनी क्षार की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ में, और सबको पता है धात्विक ऑक्साइड होते कैसे हैं, क्षार होते हैं। और क्षार की अभिक्रिया आपस में कभी नहीं होती है, याद रखना है, ठीक है। तो तुमको याद रखना, अगर अपन किसकी अभिक्रिया करावे क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराएं तो अपन ने कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये बात तुमको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखो कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं इनके। जैसे एक एग्जाम्पल है अपने पास, अम्ल ले लेते हैं HCl और अपन धात्विक ऑक्साइड लेते हैं, जैसे ले लिया अपन ने सोडियम ऑक्साइड, ठीक है भाई, धातु ही है। कराते हैं रिएक्शन तो अपने को क्या प्राप्त होगा, जल तो अपन को निकाल ही देना है, तो H2O निकाल देंगे अपन। और H2O कहाँ से निकलेगा भाई, ये अपना H है और ये यहाँ से O निकल जाएगा, तो H2O यहाँ से निकल जाएगा और अपने को प्राप्त क्या हो जाएगा, NaCl। तो इतना सा याद रखना है, बिल्कुल आसान, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे अपन किसका, अधात्विक ऑक्साइड का। देखो अगर अपन क्या करें, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल या क्षार से कराएं तो अपन को क्या चीजें प्राप्त होती है, ठीक है। अभी तक अपन ने धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल और क्षार के साथ कर ली है। अगली जो अभिक्रिया अपनी क्या है भाई, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करने वाले हैं, अम्ल व क्षार के साथ। ये अपन ने अम्ल और क्षार ले लिए हैं, और क्या ले रहे हैं अपन, अधात्विक ऑक्साइड। और सबको पता ही है भाई अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। और जब अपन क्या करेंगे, अम्ल के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो सबको पता है अम्ल ये है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति भी अम्लीय होती है, तो अम्ल अम्ल से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कोई रिएक्शन नहीं
होगी। क्या नहीं होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगला क्या है भाई, अपन क्या करेंगे, क्षार की अभिक्रिया अगर अधात्विक ऑक्साइड से कराए तो अपने को क्या प्राप्त होंगे। देखो ये है अपना क्षार और ये है अपना अधात्विक ऑक्साइड, जिसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। देखो अधात्विक ऑक्साइड किसकी खाल ओढ़ के चलता है, अम्ल की खाल ओढ़ के चलता है। तो अपन को क्या करना है, क्षार की अभिक्रिया अम्ल से ही करानी है। तो ये लो भाई, क्षार की अभिक्रिया अम्ल से बिल्कुल आसान है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इतना। ठीक है, ये लो, ये अपना अम्ल है, ये अपना ये अपना अम्ल है, ये अपना क्षार है। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, एक तो प्राप्त होता है लवण और उसके साथ में क्या प्राप्त होता है, अपन को जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। देखो यहां से एक और चीज जो समझने योग्य है वो क्या है भाई, पहले अपन इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद में समझने योग्य बात बताते हैं तुमको। ठीक है, देखो अगर अधात्विक ऑक्साइड अपन ले, अधात्विक ऑक्साइड क्या है भाई, ये लो, पहले अपन क्षार ले लेते हैं। ठीक है, क्षार अपन ने ले लिया सी, बहुत काम का चीज, CaOH का होल ट्वाइस, ये अपने हर जगह काम आ रहा था, इसको तुम याद ही हो जाएगा तुमको। ठीक है, तो एक तो CaOH का होल ट्वाइस और साथ में क्या ले लिया अपन ने, CO2। CO2 क्या होता है भाई, अधात्विक ऑक्साइड होता है। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अपन को एक चीज प्राप्त होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका अलग अलग प्रचलित नाम भी है अपने पास, जिसको अपन संगमरमर बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, चौक बोलते हैं। तो ये सारे नाम तुमको याद रखने हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। और साथ में क्या प्राप्त होता है, अपन को जल प्राप्त होता है। ठीक है, देखो यहां से अपन को एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या याद रखनी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होती है भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जब अपन किसकी अभिक्रिया कराएं, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया एक साथ कराएं। किसकी अभिक्रिया, अगर अम्ल की अभिक्रिया और क्षार की अभिक्रिया एक साथ कराते हैं तो क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को प्रभाव को खत्म करते हैं और अपन को क्या प्रदान करते हैं, लवण प्लस जल प्राप्त करते हैं। और इसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। मतलब क्या है भाई, अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। इसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्या है अपना कि अगर अपन क्या करा दे, अम्ल की अभिक्रिया जल के साथ और क्षार की अभिक्रिया जल के साथ, तो अपन को क्या प्राप्त होता है। देखो ये है अपना, पता नहीं भूल गया कौन सा पॉइंट है, फिर भी याद रख लेना। देखो ये अपना अम्ल है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे अपन, जल के साथ। और जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं अपन को क्या प्राप्त होता है, एक तो प्राप्त होता है हाइड्रोनियम आयन, जिसको अपन हिंदी में अगर नाम लिखे इसका तो ये हाइड्रो और ये नियम और ये आयन। ठीक है, आयन क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इसके जिसके ऊपर प्लस माइनस लगा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, धनायन। ये आयन ही बोलते हैं। धन को एक कुछ होते हैं धनायन, कुछ होते हैं ऋणायन होते हैं। ठीक है, आगे देखो फिर अपने को क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होता है अलग सा आयन। देखो एक एग्जाम्पल से तुमको समझाता हूँ, वहां से सबको समझ में आ जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये है अपना अम्ल जिसको अपन बोलते हैं HCl। ये अपने पेट के अंदर भी होता है और सबसे खतरनाक अम्ल होता है। अगर इसकी अपन अम्लीयता की pH स्केल में अगर इसकी बात करें तो इसका pH मान कितना होता है, 1 होता है। ये तुमको याद रखना है भाई। ठीक है, आगे मैं बता भी दूंगा, यहाँ पे भी तुमको बता दिया, याद रखना है। HCl का pH मान कितना होता है, 1 होता है। और HCl की रिएक्शन किससे कराते हैं अपन, जल से कराते हैं। H2O ही होता है, जल सबको पता है। ठीक है, आगे देखो जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होगा, H3O प्लस आयन। और साथ में देखो एक और आयन कौन सा प्राप्त होता है, देखो Cl माइनस आयन। कैसे होता है ये भी बताता हूँ तुमको। देखो देखना, इधर देखो, ये अपन ने लिया है एक मग्गा या डब्बा ले लिया जिसके अंदर अपन ने क्या भर दिया है, पानी। ठीक है, और इसके अंदर अपन क्या मिलाएंगे, ये अपन ने धीरे धीरे बूंद बूंद करके किसको मिला दिया है, अम्ल को। और अम्ल कौन सा है अपने पास, HCl। और यहाँ पे तो सबको पता है जल है ही है। ठीक है, देखो अंदर क्या रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन होती है भाई, ये HCl है और HCl जब पानी के अंदर जाता है तो 2 भागों में टूटता है। एक तो होता है H प्लस आयन, एक होता है Cl माइनस आयन। और ये जो H2 होता है ना, ये अपनी बिरादरी वाले को खींच लेता है भाई। देखो इधर H है तो ये H प्लस को क्या बोलेगा, आजा आजा मेरे घर में आजा, चाय पानी पिलाता हूँ। तो H2O इसको बुलाएगा और एक नया आयन बना लेगा जिसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन, जिसका सूत्र क्या होता है भाई, H3O प्लस। ये तुमको याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार जब अपन क्षार की अभिक्रिया किससे कराते हैं, जल से कराते हैं। बिल्कुल आसान है, कुछ भी याद नहीं रखना एक्स्ट्रा। परीक्षा में भी इतना ज्यादा पूछते नहीं है, लेकिन चैप्टर करा रहे इसलिए पूरा कराना होता है। ठीक है, देखो ये अपना क्षार है
इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं अपन, जल से, तो अपन को एक तो प्राप्त होता है OH माइनस आयन और साथ में एक अलग सा कोई भी आयन अपन को प्राप्त हो जाता है। देखो एग्जाम्पल भी बता देते हैं, बिल्कुल आसान है। ये अपना क्षार है NaOH, अभिक्रिया कराई अपन ने जल के साथ तो अपन को प्राप्त हो गया OH माइनस आयन और साथ में देखो OH माइनस तो निकल गया, एक और क्या बचा Na प्लस। ठीक है, इतना सा तुमको ध्यान रखना है बस। ठीक है, बिल्कुल आसान है। और यहाँ से एक चीज और क्या बताते हैं भाई, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है कि जो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है ना, वो किसका चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। किसका चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। क्यों चालन करता है भाई, क्योंकि उसके अंदर कौन से आयन निकलते हैं, H प्लस आयन। अपन ने देखे ना, ये देखो यहाँ से अपन देख रहे हैं, जैसे ही अपन क्या करेंगे, अम्ल को जल के अंदर मिलाएंगे तो H प्लस आयन उत्पन्न होते हैं और जितने H प्लस आयन उत्पन्न होंगे उतनी क्या निकलेगी, विद्युत उत्पन्न होगी। तो ये ध्यान रखना है कि जलीय जो जल होता है वो किसका चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। एक और क्वेश्चन आता है जिसको अपन बोलते हैं आसूत जल। अगर अपन आसूत जल ले लेते हैं तो आसूत जल विद्युत का चालन नहीं करता क्योंकि उसके अंदर H प्लस आयन उत्पन्न नहीं होते हैं। ये तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, जो बात है याद रखने योग्य वो क्या है, वो है अपना क्षार। क्षार क्या होते हैं, देखो क्षार अपन ने वैसे पढ़ ही लिया है, लेकिन एक और परिभाषा तुम्हारी किताब के अंदर दे रखी है कि सभी क्षारक, जितने भी क्षारक होते हैं ना, वो किसके अंदर नहीं मिलते, जल के अंदर घुलते नहीं है। और जो जल के अंदर घुल जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो ऐसे क्षारक, परिभाषा लिख देते हैं, ऐसे क्षारक परीक्षा की दृष्टि से इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको बता देता हूं, आ भी सकती है। ऐसे क्षारक जो जल में विलेय होते हैं, विलेय होते हैं और उनको अपन क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। भाई ये बात तुमको याद रखना है, छोटी सी परिभाषा है, बिल्कुल आसान है। अगला है तनुकरण। दो परिभाषाएं बताइए मैंने, एक तो क्षार की, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगली है तनुकरण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा में पूछी जा सकती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, तनुकरण क्या होता है पहले ये समझो तनुकरण होता क्या है। देखो तनुकरण का मतलब होता है, अपन क्या करते हैं, एक लेते हैं अम्ल का डब्बा, एक लेते हैं जल का डब्बा। देखो समझा देता हूँ बोर्ड पे कैसे। ये एक ले लिया अपन ने अम्ल और एक ले लिया अपन ने इसके अंदर तो ले लेते हैं अपन जल और इसके अंदर क्या ले लेते हैं, अम्ल। ठीक है, देखो जब भी अपन अम्ल का कुछ डिब्बा विब्बा जो भी लेके आते हैं उसके ऊपर सीधे सीधे शब्दों में लिखा होता है कि क्या करना है अपन को, अम्ल को एक तो धीरे धीरे और जल को हिलाते हुए अपन को उसके अंदर मिलाना चाहिए। क्यों मिलाना चाहिए, क्योंकि जो अम्ल होते हैं ना क्या होते हैं, हाईली एक्सप्लोजिव, मतलब बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। और जैसे अपन क्या करते हैं, पानी को एकदम से अम्ल के अंदर डाल देते हैं, अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, उसके साथ रिएक्शन करके वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इतनी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं कि जो अपना जो डिब्बा होता है ना भाई, कांच का या किसी का भी डिब्बा होता है ना, वो क्या हो जाता है, फट भी सकता है और अपने चोटें भी पहुंच सकती है। इसलिए अपन क्या करते हैं भाई, अपन को लेना है अम्ल का डिब्बा और इधर लेना है अपन को जल। तो ये क्वेश्चन भी आता है अपने पास, याद भी रखना अपन को। ठीक है, कि अपन क्या करें, ये अम्ल को इसके अंदर धीरे धीरे क्या करें, बिल्कुल धीरे धीरे, और जल को क्या करना है, अपन को जल को हिलाते रहना है और अम्ल को धीरे धीरे एक एक बूंद कर करके डाल लेना है। ठीक है, देखो अपन ने जैसे ही अपन ने किसको, अम्ल को इसके अंदर डाला, किसके अंदर, जल के अंदर। अम्ल को जल में डालते क्या हुआ भाई, अम्ल की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है जल के अंदर डालते। जैसे अपन दूध के अंदर पानी डालते तो दूध की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन दूध की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना भाई। उसी प्रकार अपन क्या डालते, जब अम्ल जल के अंदर डालते ना तो अम्ल की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अम्ल की जो सांद्रता अपन बताते हैं वो सबको पता है, किससे बताते हैं अपन, H प्लस आयन से। और उसी प्रकार अपन क्षार की जो सांद्रता बताते हैं वो किससे बताते हैं, OH माइनस आयन से। तो ये तुमको याद रखना है, अम्ल की और क्षार की बात। ठीक है, देखो जितनी ज्यादा H प्लस आयन उतनी ज्यादा अम्लता, जितनी ज्यादा OH माइनस आयन उतनी ज्यादा क्षारीयता। ये अपन अगले वाले टॉपिक के अंदर करेंगे जहां पे अपन pH स्केल को समझेंगे। ठीक है, देखो पहले इसकी परिभाषा समझ लेते क्या होती है। देखो अगला क्या है अपने, तनुकरण। तनुकरण की परिभाषा अपन को याद करनी है। देखो तनुकरण मैंने समझा दिया, होता क्या है, जब अपन क्या करें, अम्ल और क्षारक को किसके अंदर मिला दे, जल के अंदर मिला देते हैं ना, तो उसकी H प्लस या OH माइनस की सांद्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, तनुकरण बोलते हैं। तो एक बार परिभाषा भी देख लेते हैं अपन। क्या करें भाई,
जल में अम्ल व क्षारक को मिलाने पर, क्या कर रहे हैं अपन, जल के अंदर किसको मिला रहे हैं, अम्ल व क्षारक को। बिल्कुल याद रखना है, अम्ल व क्षारक को जल में नहीं मिला रहे, जल के अंदर किसको मिला रहे हैं, अम्ल व क्षारक को। क्यों मिला रहे हैं वो मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है। मिलाने पर आयन की सांद्रता, और आयन क्या, कौन कौन सा आयन, एक तो H3O+ आयन या OH- आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, तनुकरण कहते हैं। भाई ये तुमको याद रखना है कि जब अपन क्या करेंगे, जल के अंदर अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे तो उसके H+ या OH- आयन के अंदर प्रति इकाई आयतन में जो कमी हो जाएगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, तनुकरण कहते हैं। देखो भाई आज की क्लास इधर ही खत्म करते हैं अपन, और आशा करता हूँ जितना भी पढ़ाया है मैंने सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।